गुड मॉर्निंग। 9th के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है भूगोल के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भूगोल के तीसरे अध्याय अपवाह के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि अपवाह का क्या अर्थ होता है। अपवाह का अर्थ होता है जल निकासी। जल निकासी। अगर यहां एक शब्द और जोड़ दिया जाए, अपवाह, ये हो गया तंत्र। तो तंत्र का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। तो अपवाह तंत्र का अर्थ क्या हो जाता है? पूरा जल निकासी व्यवस्था। निकासी मतलब निकलना, निकास मतलब होता है निकलना, यानी जल निकलने की व्यवस्था। तो अपवाह तंत्र को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र में जल निकलने की व्यवस्था को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र के बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ जो शब्दावली दिया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नदी तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र का मतलब होता है कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम। अब मान लीजिए जैसे कोई एक नदी बह रही है, ठीक है, और इस तरह से उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो इसमें मिल जा रही हैं। तो एक मुख्य नदी हो गई और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से नदी तंत्र कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से निकलते हुए और फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर ये चली जाती है बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब गंगा नदी में बहुत सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, इधर से भी और इधर से भी, और फिर उप सहायक नदियाँ भी इसमें आके मिलती हैं। तो अब ये गंगा नदी है, गंगा इसमें मेन नदी है और इसकी ये सहायक नदियां हैं। तो यहाँ अब गंगा और उसकी सहायक नदियां जब मिल जाएंगी तो इसको कहा जाएगा गंगा नदी तंत्र कहा जाएगा। तो किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे अब यहाँ भी सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी मेन नदी है, इसके अलावा जो इसमें नदियां मिलती हैं वो सब क्या कहलाएंगी? सिंधु नदी तंत्र कहलाएंगी। तो इसी तरीके से और भी नदियां हो सकती हैं। जैसे इधर ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जब मिल जाएंगी तो क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो नदी तंत्र का मतलब समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग जो है अपवाह द्रोणी के बारे में देख लेते हैं कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। अपवाह द्रोणी। द्रोणी का मतलब होता है नाली या फिर खाई कह सकते हैं, ठीक है। तो अपवाह द्रोणी को अगर हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि किसी नदी तंत्र द्वारा जितने क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र को संबंधित नदी तंत्र का अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे देख लीजिए, यहां पे मान लीजिए कि ये भाग ऊंचा है और फिर ये भाग ऊंचा है और ये जो है नीचा है। तो अब जो नीचा भूभाग है इसी में तो नदी बहेगी। तो इस तरह से मान लीजिए कोई मुख्य नदी बह रही है और फिर जो मुख्य नदी की जो शाखाएं हैं वो इस तरह से आकर के इसमें मिल जाएंगी, क्योंकि इधर का भाग ऊंचा है और इधर का भाग ऊंचा है। तो ये जो नदी तंत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, अब ये जो नदी तंत्र है इस जितने क्षेत्र से जल ग्रहण करती है उस क्षेत्र को इस नदी का अपवाह द्रोणी कहेंगे। जैसे यहां देख लीजिए, उदाहरण के लिए हमने यहां क्या पढ़ा था
गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र है। अब आप देखते हो कि इधर हिमालय है, इधर प्रायद्वीपीय पठार है, तो हिमालय ऊंचा हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार भी ऊंचा है, लेकिन इन दोनों ऊंचाई के बीच में ये क्या है, मैदानी भाग है, और मैदान क्या है, नीचा है। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से खाई की तरह है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपवाह द्रोणी। क्या कहा जाता है, द्रोणी का मतलब होता ही है खाई, यानी जो छिछला क्षेत्र थोड़ा नीचा होता है आसपास के भूभाग से। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे गंगा की अपवाह द्रोणी। ये जो क्षेत्र है इसको कहेंगे गंगा की अपवाह द्रोणी। तो अपवाह द्रोणी का मतलब क्या समझ निकल के आया कि कोई नदी तंत्र जिस क्षेत्र से जल ग्रहण करती है उस क्षेत्र को उस नदी का अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो अब इस तरह से देखा जाए कि दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है, यानी संसार में अगर देखा जाए, संसार में अगर देखा जाए तो किसकी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, वो है आपकी अमेजन नदी की। अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी संसार में सबसे बड़ी है। अगर भारत की देखी जाए, भारत की, तो गंगा की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। अब हम लोग जान लेते हैं जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक का मतलब होता है कि ऐसा ऊंचा स्थल जो अपने आसपास अपवाह द्रोणियों को अलग करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम देखिए बना के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये बीच में ऊंचा है और इधर नीचा है और इधर नीचा है। तो मतलब अब जो नीचा क्षेत्र है ये क्या है, जो क्षेत्र होता है यही अपवाह द्रोणी है, इसमें नदी बहेगी इस तरह से, ठीक है। अब नदी बहेगी और इधर भी नदियां सब बहेंगी, यानी ये ऊंचा स्थान है तो नदियां जो है एक मतलब इधर बहेंगे इधर बहेंगे, इस पार से इस पार नदी नहीं आएगी, ना इस पार से इस पार नदी जाती है जनरली। तो उसमें होता क्या है कि ये जो ऊंचा स्थान है ये वाला क्षेत्र, ये इसको कहते हैं जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब होता है कि ऐसा ऊंचा क्षेत्र, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, ठीक है, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, ये अपवाह द्रोणी है ये दोनों, ठीक है। तो इनको जैसे इसको यहां समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि देखिए अभी हमने बताया कि अब ये क्या है, हिमालय पर्वत है, हिमालय के इस पार ये गंगा नदी बहती है, यानी गंगा की अपवाह द्रोणी है। अगर हिमालय की उस पार देखा जाए तो इधर भी कोई अपवाह द्रोणी है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो अब देखिए कि इस तरह से जो है आप देखोगे कि मतलब जो ये हिमालय है ये जल विभाजक की भूमिका अदा कर रहा है। हिमालय क्या है, जल विभाजक, क्योंकि एक अपवाह द्रोणी इधर है और एक अपवाह द्रोणी इधर है। इसी तरीके से आप यहां भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से अब यहां से अगर कोई नदी निकलती है मान लीजिए तो इधर नहीं आएगी, क्योंकि ये ऊंचा क्षेत्र है यानी पर्वत है, तो इधर चली जाती है। ऐसे नदियां निकलती हैं तो इधर सब चली जाती हैं, ठीक है, इस साइड में। और मान लीजिए कि यहां से नदी निकलती है तो इधर साइड में नहीं आती है, बल्कि यहां से निकलने वाली इस तरह से नदियां आती हैं। तो ये क्या है, जल को बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, जलधाराओं को इधर उधर बांट रहा है पश्चिमी घाट। तो ये क्या है, पश्चिमी घाट एक जल विभाजक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देख लेते हैं। अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। देखिए अपवाह प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न, यानी अपवाह प्रतिरूप को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो देखिए नदी जब किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो एक स्वरूप का निर्माण करती है, उसी स्वरूप को क्या कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप कहते हैं।
जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस तरह से आ करके यहां से उद्गम हुआ और नदी का मुहाना इधर है, ठीक है। अब इसमें ये सारी नदियां आके ऐसे ऐसे मिल रही हैं। अब ये मुहाना है, अगर मुहाने को हम ये जड़ मान लें, नदी के मुहाने को अगर हम जड़ मान लें यहां और देखें इस तरह से, जब आप यहीं पर खड़े रहेंगे तब आपको ये कोई आकृति नजर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको दूर से देखा जाए, मान लीजिए आपके पास हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, ठीक है, आप ऊपर से देखेंगे अगर, तो आपको एक आकृति बनी हुई नजर आएगी। देखिए ये पेड़ की तरह एक आकृति नजर आ रही है आपको। तो ऐसे नदियां जो है जब एक दूसरे से मिलती हैं किसी क्षेत्र में, तो एक मतलब एक स्वरूप बनाती हैं, कोई ना कोई आकृति बनाती हैं। उसी आकृति को जो है क्या कहा जाता है, अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इस तरह से नदियां बनाती हैं कोई पैटर्न, तो इसको कहा जाएगा वृक्षाकार। क्या कहा जाएगा, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ये कौन सा अपवाह प्रतिरूप है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं द्रुम। द्रुम का मतलब होता है पेड़ यानी वृक्ष, तो द्रुमाकार या द्रुम आकृति कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में आप ये याद रखिए। और भी आपके सिलेबस में कुछ अपवाह प्रतिरूप के नाम आए हैं, आइए हम उन लोगों को देख लेते हैं। अब इसमें जैसे आया है जालीनुमा, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा कैसे बनता है, ऐसा है कि जालीनुमा इस तरह से बनता है कि मान लीजिए कि इधर कोई ऊंची पहाड़ी इस तरह से हो, मतलब ऊंचा स्थल हो इधर कोई ये, और ये भी जो है कोई ऊंचा, इधर भी कोई ऊंचा स्थल हो, ये भी मान लो कि कोई ऊंचा स्थल है, और ये बीच में अपवाह द्रोणी है। अब इसमें एक नदी बह रही है, कोई नदी इसमें बह रही है। तो इसमें होता क्या है कि चूंकि ये ऊंचा स्थान है, तो नदियां इस तरह से ऐसे ऊंचे भाग से और इसमें सीधे 90 डिग्री पे मिलती हैं, और ये भी ऊंचा है, नदियां जो है अपने ढाल का अनुसरण करते हुए इस तरह से मिल जाती हैं। ऐसे इधर से फिर ऐसे ऐसे तमाम नदियां जो है इस तरह से ऐसे मिलती चली जाती हैं, करीब करीब होती हैं। शर्त यह है कि 90 डिग्री पे मिलना चाहिए, नदियों जो सहायक नदियां हैं वो 90 डिग्री पे मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो है एक जालीनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इस तरह से नदियां मिलती हैं, ये मुख्य नदी है और ये सब सहायक नदियां हैं, और ये ऊंचा कोई जगह है। तो ऐसी अगर इस तरह से कोई पैटर्न बनता है तो इसको कहते हैं जालीनुमा। अब इसमें देखिए और एक होता है आयताकार। आयताकार ये क्या है, आयताकार कैसे होता है, मान लीजिए कि जैसे कोई नदी इस तरह से बह रही है। अब उसमें एक नदी इधर से आई 90 डिग्री पे मिल गई, इधर से भी है नदी आके मिल गई, और एक नदी इधर से जाके मिल गई। अब देखिए आयताकार पैटर्न बन रहा है। इसी तरीके से जो है और भी जो है पैटर्न यहाँ बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी इधर से आई, इसमें मिल गई, एक नदी इधर से गई और फिर एक नदी इधर से गई। तो इस तरह से ये मतलब आयताकार स्वरूप बनना है। ऐसे जगह जगह जो है नदियाँ जब आयताकार स्वरूप बनाने लगे जगह जगह, तो इसको कहोगे आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप का मतलब समझ में आ गया कि जब नदियां और उसकी जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जो है एक आयताकार रूप बनाने लगे किसी क्षेत्र में, तो उसको कहेंगे आयताकार अपवाह प्रतिरूप। अब इसमें एक और प्रतिरूप है, इसको देख लीजिए। एक है अरीय प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप, या इसको कहते हैं अब अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक
ऊंचा हिस्सा है, जैसे मान लो ये कोई पर्वत शिखर। अब जब नदियां इस शिखर से जो है चारों तरफ ऐसे निकल रही हूं, चारों तरफ इस तरह से नदियां निकल रही हो, तो इस तरह का जब नदियां पैटर्न बनाती हैं तो इसको कहा जाता है अरीय अपवाह प्रतिरूप। यानी किसी ऊंचे बिंदु से और चारों तरफ जब नदियां निकलती हैं कई नदियां, तो इसको कहते हैं रेडियल यानी अरीय अपवाह प्रतिरूप, इसको हिंदी में कहा जाता है। इस तरह से तमाम अपवाह प्रतिरूप बनता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही अपवाह प्रतिरूप का नाम आया था। अब हम लोग जो है भारत में अपवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में अपवाह तंत्र को जो है दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और एक है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां ये कैसे बांटा गया है? देखिए, उत्तर भारत में ज्यादातर नदियां हिमालय से निकलती हैं, तो ये क्या है, हिमालय की नदियां। और जो दक्षिण भारत में है वो ज्यादातर नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। तो इस तरह से जो है उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पे भारत के अपवाह तंत्र को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। अब इन दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है। तो अंतर हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए संक्षेप में हम यहां बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कि जो हिमालय की नदियां हैं, जो हिमालय की नदियां हैं ये कैसी नदियां हैं? ये 12 मासी होती हैं, 12 मासी। और ये जो नदियां होती हैं ये मौसमी होती हैं। क्योंकि हिमालय आप जानते हैं कि बर्फ से ढका हुआ है, तो इसलिए बर्फ पिघलता रहता है और नदियां जो है साल भर बहती रहती हैं। मतलब बारिश हो ना हो फिर भी नदियां जो है साल भर बहती रहती हैं, इसीलिए इन नदियों को 12 मासी नदी कहा जाता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो मौसम में, यानी जब बारिश होती है तब उसमें जो है नदियों में जल प्रवाहित होता है, अन्यथा नदियां शुष्क मौसम में सूख जाया करती हैं। तो इस तरह से इनको मौसमी नदियां कहा जाएगा। यानी जब मौसम आता है, बारिश होती है, तो उसमें जल रहता है, अन्यथा जल नहीं रहता है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें ऊंचे पर्वत नहीं है कि जहाँ पे बर्फ जमा हो, तो इसलिए जो है यहाँ की नदियाँ जो है मौसमी होती हैं। अगर दूसरा अंतर देखा जाए तो हिमालय की नदियाँ जो है ये नवीन नदियाँ हैं। ये कैसी नदियाँ हैं? नवीन हैं। चूंकि हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई तो इसलिए जो है नदियां बाद में निकली, तो इनकी एज जो है यानी ये नवीन नदियां हैं, ठीक है। ये आज भी अपने घाटी को गहरा कर रही हैं। और जो इधर प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये नदियां जो है बहुत ही प्राचीन हैं, बहुत ही प्राचीन नदियां हैं ये सब। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीन है, तो इसलिए इधर की नदियां प्राचीन हैं, इनका एज ज़्यादा है, ये अपनी घाटी को पूरी तरह से गहरा कर चुकी हैं। और देख लीजिए हिमालय की नदियां जो है इनकी लंबाई जो होती है अधिक होती है, लंबाई अधिक होती है, और इनकी लंबाई जो होती है ये कम होती है, लंबाई कम। हम यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए जो हिमालय की नदियां हैं वो समतल भागों से होकर बहती हैं। क्योंकि ये जो हिमालय की नदियां हैं वो समतल मैदानी भागों में ज़्यादा बहती हैं, हिमालय से निकलती हैं फिर मैदानी भागों में बहने लगती हैं। और इधर की जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये जो है असमतल यानी प्रायद्वीपीय पठार ऊबड़ खाबड़ है, तो इसको हम कह सकते हैं असमतल भागों से होकर बहती हैं,
प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ऊबड़ खाबड़ मार्गों से होकर गुजरती हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। फिर आगे देख लीजिए कि जल परिवहन के लिए जल परिवहन के लिए ये नदियां जो है उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये नदियां जो है समतल भागों से होकर बहती हैं, इसीलिए जो है ये नदियां उपयोगी होती हैं। जबकि इधर की जो नदियां होती हैं ये जल परिवहन की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ मार्गों से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये नदियां मतलब उतनी यहाँ से जो है जल परिवहन ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए फिर और क्या है। यहाँ जो है प्राकृतिक जो जलप्रपात है, प्राकृतिक झरनों का अभाव पाया जाता है। झरनों का अभाव, चूंकि नदियां समतल मैदानी भागों से ज्यादा होकर बहती हैं, तो इसलिए प्राकृतिक झरने कम बनते हैं। मैदान में झरने कहाँ बनेंगे? ठीक है, इसी तरीके से जो है ये जो नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं, चूंकि ऊबड़ खाबड़ यानी असमतल भागों से गुजरती हैं, इसलिए जो है इसमें प्राकृतिक झरनों की अधिकता रहती है। प्राकृतिक झरने अधिक बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है नंबर 1 बारहमासी, ये दूसरा नवीन हो गया, तीसरा ये लंबाई, ये चौथा समतल हो गया, पांचवा जो है जल परिवहन के लिए उपयोगी हो गया, और ये छठवां हो गया प्राकृतिक झरनों का अभाव इसमें और इसमें नहीं। तो इस तरह से ये 6 अंतर जो है आप याद रखिए। अब हम लोग जो है हिमालय की नदियों का, हिमालय की जो नदियां हैं उनका जो है अध्ययन करेंगे, एक एक नदी तंत्र का। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र का, सिंधु नदी तंत्र का। इस तरह से एक एक नदी तंत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे जो हिमालय से निकलती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी तंत्र क्या है। सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या होता है, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां, क्योंकि नदी तंत्र का मतलब हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सिंधु नदी यहाँ से, ये तिब्बत का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत। हालांकि वर्तमान में तिब्बत जो है चाइना के कब्जे में है। तो ये जो है सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। अगर इसका स्थान देखा जाए तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के यहाँ पे जो है ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, यहाँ से निकलती है, फिर भारत के लद्दाख प्रदेश में प्रवेश करती है और इस तरह से यह है बहती हुई, फिर यहाँ जाकर के जो है एक गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब गहरी एवं सकरी जो घाटी होती है, नदी यहाँ बनाती है। ठीक है, मतलब काफ़ी गहराई में बहती है, बहुत बड़ी खाई यहाँ बनाती है, बहुत गहरी खाई बनाती है यहाँ पे। ये लगभग 5 किलोमीटर से गहरी खाई है। फिर ये नदी सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और ये पाकिस्तान में बहते हुए, और यहाँ पे ये कराची है। कराची से पूर्व में सिंधु नदी ये मुहाना यहाँ अरब सागर में बनाती है। तो अगर देखा जाए सिंधु नदी का, तो सिंधु नदी यहाँ 3 देशों में बहती है। एक तो तिब्बत हो गया, फिर ये हमारा इंडिया, और फिर इधर पाकिस्तान। फिर ये सब जो है उसमें नदियां हैं, सहायक नदियां हैं जो सब इसमें मिलती हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा और इसको बढ़िया से समझ लेते हैं इधर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से हम इसको बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखो सिंधु नदी का ये रूट जो है हम यहाँ पे समझने के लिए इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप, जैसे सिंधु नदी जो है
यहां पे एक जगह पड़ता है, ये मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत श्रेणी है और कैलाश श्रेणी पे ही ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, इसका नाम क्या है, सही नाम इसका अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लिए, चेमायुंगडुंग, ये ग्लेशियर है। तो यहां से ये जो है सिंधु नदी का उद्गम है। यहां से जो है फिर पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है, फिर जो है ये यानी लद्दाख में प्रवेश करती है। यहां आप देख सकते हैं ये नदी जो है लद्दाख में प्रवेश कर रही है। अब लद्दाख में जब प्रवेश करती है तो इधर से एक नदी आती है, मिलती है, जिसका नाम क्या है, जास्कर नदी। यानी बाएं किनारे से ये जास्कर नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए नदी का बायां और दायां किनारा क्या होता है, अगर ये बात समझ में ना आए तो आप नदी के मुहाने के तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और फिर पता कर लें कि कौन सा बायां साइड है और कौन सा दायां साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जास्कर नदी है ये इस साइड से मिल जाती है, यानी बाएं साइड से मिलती है सिंधु नदी से। फिर यहाँ देखिए एक नदी जो है इधर से आती है, इसका नाम है श्योक नदी, इसका श्योक नदी नाम है, श्योक। ये भी जो है मिलती है यहाँ पे। फिर एक नदी जो है श्योक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा, इसका क्या नाम है, इसका नाम नुब्रा है। फिर यहां पे एक नदी मिलती है, ये गिलगित नदी, इसका क्या नाम है, गिलगित नदी। और गिलगित की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हुंजा नदी। क्या नाम है इसका, इसका नाम हुंजा है, हुंजा। तो इस तरह से आप देखिए कि लद्दाख, ये जितनी भी नदियां हैं ये सब लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी से मिलती हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जास्कर नदी है, ये श्योक नदी है, ये नुब्रा नदी है, और ये क्या है, गिलगित नदी, और ये हुंजा नदी। तो इस तरह से जो है पहाड़ी भागों में इतनी नदियां मिलती हैं। अब और इधर देख लीजिए आप, देखिए इधर साइड से भी जो है अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक काबुल नदी मिलती है, ये कुर्रम नदी मिलती है, और ये गोमल नदी मिलती है। यानी इधर काबुल नदी, ये काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, तो ये सब भी नदियाँ मिलती हैं सिंधु नदी से। अब हम जो है देख लेते हैं कि और कौन कौन सी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। हमने इसको इसलिए मिटा दिया है क्योंकि थोड़ा क्लियरिटी रहे, साफ साफ नजर आए। देखिए है क्या कि यहां से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है और इस तरह से बहते हुए, ठीक है, और ये जाके सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिनाव, इसका चिनाव नाम है, ठीक है। और जो है फिर एक जम्मू कश्मीर से निकलती है नदी, इसका नाम है झेलम नदी। फिर आगे देखें, फिर हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है जिसका नाम रावी है, और ये इस तरह से जाके चिनाव में मिल जाती है। इसका नाम क्या है, रावी। हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है जिसका नाम क्या है, ब्यास। लेकिन ब्यास जो है चिनाव नदी से नहीं मिलती है, यहीं पे रह जाती है, ठीक है। इधर से जो है एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, सतलज नदी। यहां पे देख लीजिए, दरअसल में ये मानसरोवर झील था, ये मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पश्चिम साइड में ये राकस ताल है। क्या है, इसका नाम राकस ताल है,
राकस, राकसताल। तो यहां से जो है सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी भी जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। और जो ये ब्यास नदी थी, ब्यास नदी, और ये क्या, कौन सी नदी थी? सतलज। तो ब्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है। अब थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां इसको, ये क्या है, कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। देखिए चिनाब नदी जो है निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और इस तरह से ये बहते हुए और चली जाती है सिंध नदी में मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे ये झेलम नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, जो है यहाँ आके मिल जाती है चिनाब नदी से। फिर ये रावी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये आकर के चिनाब में मिल जाती है। और ये ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सतलज में आके मिल जाती है। सतलज नदी जो है राकसताल से निकलती है। जो ये तीनों नदियां हैं ये निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से, ये जम्मू कश्मीर से, और ये तिब्बत से। राकसताल कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान देना कि ये सभी नदियाँ, चाहे झेलम हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज हो, चिनाब नदी से जब मिलती हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं। यानी यहाँ आप देख सकते हैं ये सब झेलम नदी है, ये रावी नदी है, ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है। ये सब पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं। और फिर जो है ये जो स्थान दिख रहा है यहाँ पे, ये पाकिस्तान के अंदर एक जगह है, इसका नाम है मिठानकोट। क्या नाम है इसका? मिठानकोट। इसका नाम है मिठानकोट। तो यहां आकर के जो है चिनाब नदी मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये 5 नदियां हैं, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियों का जल जो है सामूहिक रूप से यहां छोड़ती है मिठानकोट नामक जगह पे। तो ये भी इसकी सब सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। अब हम लोग जो है सिंधु जल समझौता के बारे में देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता, ये क्या है? देखिए इसमें आप देखते हैं कि ये सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है और इस तरह से भारत से होती हुई और ये पाकिस्तान में जाती है। और उसकी सहायक नदियां भी कई जो है इधर से आती हैं, मानी भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान में जाती हैं। तो जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जल बंटवारे को लेकर मतलब एक तनाव पैदा हुआ। तो इसको बाद में 1960 ईस्वी में जो है क्या हुआ, ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। यानी हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, सिंधु जल के बंटवारे को लेकर कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, इसी को लेकर समझौता हुआ। इसी को कहते हैं सिंधु जल समझौता। तो कराची में जो है सन 1960 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अयूब खान। तो इन दोनों के बीच में सन 1960 ईस्वी में सिंधु के जल को लेकर के एक समझौता हुआ। इसी को सिंधु जल समझौता कहते हैं। इस समझौते में कौन सी बातें थी? इस समझौते में जो मेन बातें थी कि अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो सिंध की जो ये सिंध और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसमें 20% जल ही भारत उपयोग कर पाएगा और 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। हालांकि ये हम लोगों के लिए काफी नुकसान हुआ, आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 80% जो है जल पाकिस्तान को मिल रहा है इस नदी तंत्र से और 20% ही हमारे देश को मिल रहा है। तो बहरहाल कुछ भी है, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इसी को सिंधु जल समझौता कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।